अब हम आते हैं IS 2 पे, इन्वेंट्री से रिलेटेड। ठीक है, इन्वेंट्री से रिलेटेड क्या है कि स्टैंडर्ड है इन्वेंट्रीज। कहते हैं कि अगर हम इसकी डेफिनेशंस में जाएं कि इसकी डेफिनेशन क्या है, तो आपको आइडिया होगा। बेसिकली इन्वेंट्रीज का मतलब होता है कि ऐसे आइटम जो हमने सेल करने के लिए रखे हुए हैं ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में। लेट्स सपोज हम इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी है, हम AC फ्रिज सेल करते हैं, तो ये हमारी इन्वेंट्री है। ठीक है, लेकिन उन AC फ्रिज को बनाने में जो स्क्रैप वगैरह बचा या ये कोई इशू, अगर वो हम सेल करते हैं तो वो हमारी इन्वेंट्री नहीं है, बल्कि उसको हम स्क्रैप सेल में गिन रहे होते हैं। ठीक है, तो इन्वेंट्रीज का मतलब ये है कि वो एसेट्स जो आप ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में सेल करते हैं। ठीक है, इन द प्रोडक्शन फॉर सच सेल। ठीक है, या वो आइटम के जो आप सेल करने जा रहे हैं उसकी प्रोडक्शन में इस्तेमाल हो। ठीक है, जैसे कि रॉ मटेरियल आ गया, वो भी आपकी इन्वेंट्री है। इन द फॉर्म ऑफ मटेरियल्स और सप्लाईज टू बी कंज्यूम्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक है, जो प्रोडक्शन प्रोसेस में आपकी मटेरियल्स वगैरह कंज्यूम हो जाएं, वो आपकी इन्वेंट्रीज हैं। ठीक है, मतलब रॉ मटेरियल नॉर्मली, ठीक है, वर्क इन प्रोसेस, फिनिश गुड्स, ये सारी आपकी इन्वेंट्रीज हैं। तो इस स्टैंडर्ड के लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है? स्कोप है, डेफिनेशंस है, डेफिनेशंस हमने पढ़ ली। स्कोप अगर हम देखें तो ये किस किस पे एप्लीकेबल है? एप्लीकेबल ऑन ऑल इन्वेंट्रीज। जो चीजें भी आपने बेचने के लिए रखी है ना, वो आपकी इन्वेंट्री है। ठीक है, एक्सेप्ट, एक्सक्लूडिंग क्या है? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। अब इन पे आपको पता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पे स्टैंडर्ड IS 32 लगता है। ठीक है, बायोलॉजिकल एसेट्स, अगर आपने कोई जिंदा जानवर पाले हुए हैं तो वो आपकी इन्वेंट्री नहीं है, बल्कि वो क्या है? बायोलॉजिकल एसेट्स हैं। उन पे स्पेसिफिकली IS 41 लगता है, जो कि हम इसी क्लास में पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो स्कोप बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि एक स्टैंडर्ड जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो किस पे एप्लीकेबल है। ठीक है, उसके बाद जी, डज नॉट अप्लाई टू मेजरमेंट ऑफ इन्वेंट्रीज हेल्ड बाय। ठीक है, ये इन इन्वेंट्रीज की मेजरमेंट पे अप्लाई नहीं होता। किन पे? एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स पे। ठीक है, ये हमने अभी पढ़ लिया कि ये तो बायोलॉजिकल एसेट्स होते हैं और इनको तो IS 41 में कवर कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये मतलब इनकी जो बेसिकली जो इन्वेंट्रीज होती है, इसकी जो हम मेजरमेंट करते हैं वो करते हैं लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो NRV पे ही होती हैं, इनकी कॉस्ट नहीं देखते हम। ठीक है, क्योंकि देखिए लेट्स सपोज कोई जानवर है, बायोलॉजिकल एसेट्स हैं, न्यूली बोर्न कोई छोटा बच्चा है, ठीक है, किसी जानवर से पैदा हुआ है, तो आप उसकी कॉस्ट का क्या वो करेंगे? आप उसकी NRV देख रहे होंगे कि अगर मैं इसको बेच दूं कितने पैसे मुझे मिलेंगे, फेयर वैल्यू इसकी देख रहे होते हैं। अच्छा जी, रिकग्निशन एंड मेजरमेंट क्या है? ठीक है, इन्वेंट्रीज आर मेजर्ड एट द लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV। कि एक आइटम रॉ मटेरियल आपने परचेज किया, तो वो उसकी जो कॉस्ट है वो आपकी जो है ना, आप उसको उस वैल्यू पे रिकॉर्ड कर रहे होंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। ठीक है, मतलब मेजरमेंट से मुराद ये है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर उस चीज को रिकॉर्ड करना है तो किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है आपने। ठीक है, तो ये उसकी मेजरमेंट है। ठीक है, या कॉस्ट पे करेंगे या NRV, इन दोनों में से लोअर पे। अब कॉस्ट क्या होती है? कॉस्ट होती है, कॉस्ट इंक्लूड परचेज प्राइस इंक्लूडिंग नॉन रिकवरेबल टैक्सेस, ट्रांसपोर्ट एंड हैंडलिंग, नेट ऑफ ट्रेड वॉल्यूम। लेट्स सपोज मैं आपको एग्जांपल दूं, आप AC फ्रिज बनाने वाली कंपनी है इलेक्ट्रॉनिक्स की। ठीक है, उस केस में आपने रॉ मटेरियल खरीदा कोई, बाहर से कंप्रेसर आ रहे हैं, ठीक है, AC की बॉडी आ रही है, ठीक है, उसके ऊपर जो शॉपर या कवर लगता है वो आता है। ठीक है, उसके बाद उसमें कोई ग्रीस वगैरह कुछ ओवरहेड्स लगते हैं। ठीक है, वो लाइनें चलती हैं। ठीक है, तो उससे बिजली का खर्चा आता है, जो भी मतलब डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू टू द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फिनिश गुड्स है, उस फ्रिज को या AC को बनाने के लिए, उसको हम उस इन्वेंट्री की कॉस्ट का पार्ट बना देंगे। लेट्स सपोज आपने कंप्रेसर मंगवाया, कंप्रेसर की एक्चुअल जो कीमत है, ये सारी चीजें बाहर से आती हैं मोस्टली, वो 12,000 रुपये का लेट्स सपोज। ठीक है, अब क्या होगा कि अब 12,000 तो आपने सप्लायर को पे किए। अब वो जब चीज आप तक पहुंचेगी उस पे इंश्योरेंस की कॉस्ट आएगी। ठीक है, बैंक में LC ओपन हुई, उसके चार्जेस आए। ठीक है, उसके बाद जी उस पे कंटेनर का खर्चा, डैमरेज, डिटेंशन, पता नहीं कितने तरह के कॉस्ट आ जाती हैं। ठीक है, उसके बाद उस पे टैक्सेस वगैरह लगे जो कि क्लेम नहीं हो सकते। ठीक है, जैसे कि कस्टम ड्यूटी वगैरह होती है। ठीक है, तो अब इस केस में क्या होगा कि वो सारी चीजें उस कॉस्ट का पार्ट बनेंगी। अब आप ये नहीं कह रहे होंगे कि मेरा जो कंप्रेसर है वो 12,000 का, नहीं, आप उसमें बाकी चीजें भी ऐड करके बताएंगे कि नेट मुझे ये इतने का पड़ा है। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, उसमें से एक्सक्लूड कर देते हैं। ठीक है, अब नॉर्मल वेस्ट वगैरह, कोई स्टोरेज कॉस्ट आपने की, कोई सेलिंग कॉस्ट की है, कोई इंटरेस्ट कॉस्ट है। ठीक है, वो आप उसको एक्सक्लूड कर रहे होते हैं।
ठीक है। कहने का मकसद ये है कि आपने एसी बनाया, उसमें जो है ना डिफरेंट चीजें इंपोर्टेड आई, तो आपने ना सिर्फ उस इंपोर्टेड चीज की कॉस्ट को, उस इन्वेंट्री का कॉस्ट का पार्ट बनाना, बल्कि उससे रिलेटेड जितने भी खर्चे हैं वो आपने सारे एक्यूमुलेट करने हैं। फिर आपने बताना है कि फ्रिज जो बना है ये लेट्स सपोज मुझे इधर फैक्ट्री में बनने तक ये मुझे 35,000 रुपये का पड़ गया है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। अब वो 35,000 आपने देखना है, मतलब आपने जब उसको बुक्स में रिकॉर्ड करना है ना, कितने का रिकॉर्ड करूं, तो 35 लोअर ऑफ करना है आपने 35,000, मतलब जो कि उसकी कॉस्ट है, ठीक है, जिसमें सारी चीजें आपने शामिल कर ली और ये चीजें एक्सक्लूड कर दी। और फिर आपने कंपेयर करना है उसको उसकी एनआरवी से। एनआरवी बेसिकली क्या होती है? एनआरवी कहते हैं नेट रिलाइजेबल वैल्यू। नेट रिलाइजेबल, रिलाइजेबल का मतलब है कि आज मैं इस चीज को सेल कर दूं, ठीक है, तो मुझे कितने पैसे मिलेंगे, ठीक है। मतलब रियलाइज का मतलब है कि सेल करके रियलाइज करना, ये नहीं है कि मैं अपने घर ले जाऊं, तो मैं इसको कितना मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, नहीं, सेल करूंगा आज इसको खड़े पैर, मतलब इसको, ठीक है, तो कितने मुझे पैसे वो मजीद देने पड़ेंगे। लेट्स सपोज आप वो एसी है, 35,000 की आपकी बुक्स में उसकी कॉस्ट आ रही है, ठीक है, लेकिन आपको पता चला कि जब मैं उसको बेचता हूँ ना, मतलब तो मुझे क्या होगा कि 2,000 रुपये उस डीलर के दुकान तक पहुंचाने के खर्चा आएगा, ठीक है। और मैंने उसकी प्राइस रखी हुई कि मैं इसको 40,000 का बेचूंगा, ठीक है। तो अब देखें उसकी जो एनआरवी है ना, एनआरवी कैलकुलेट होती है सेल प्राइस, एस्टिमेटेड सेल प्राइस माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल, ठीक है। अब एस्टिमेटेड सेल प्राइस कितनी है? 40,000, और कॉस्ट टू सेल कितनी है? 2,000, ठीक है, जो कि आपका किराया है, डिलीवरी कॉस्ट है। तो आपकी एनआरवी कितनी हुई? 38,000। अब वो चीज आपकी बुक्स में आ रही है, 35,000 का खर्चा लगा हुआ है, और आपने एक एस्टिमेट किया कि मैं इसको 38 की बेच दूंगा, तो इनमें से लोअर क्या है? 35,000। तो आप उसको अपनी बुक्स में 35 पर ही रहने देंगे, क्योंकि दैट इज ऑलरेडी एट लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी, आप उसको चेंज नहीं करेंगे। अगर सिनेरियो उल्ट होता, मतलब आपने खर्चा लगवा दिया 35,000 का, ठीक है, पाकिस्तान के हालात ही ऐसे नहीं है, या लोगों की बाइंग पावर ही नहीं है इतनी कि वो इसको खरीदें, ठीक है, या कोई इशू हो गया है मार्केट में, हायर ने, डॉलर्स ने जो है ना, या दूसरे जो आपके कंपेटिटर्स हैं, उन्होंने बड़ी कम कीमत पे चीज़ें लॉन्च कर दी हैं, ठीक है, तो लोग आपकी चीज़ को खरीद नहीं रहे, और आपको लग रहा है कि यार मैं इसको उसकी शॉप तक पहुंचाऊंगा, 2,000 वो तो देने ही देने हैं, साथ में उसने कहा कि भाई मैं इसको ना 30,000 से ज़्यादा नहीं बेच सकता। अब आपने अपनी कॉस्ट तो रिकवर करनी है ना, मतलब जैसे कहते हैं कि भागते चोर की लंगोटी से ही, आपने अपनी कुछ ना कुछ पैसे तो रिकवर करने ही है। आपने कहा कि यार चलो ठीक है बेच देना 30,000 का। अब क्या हुआ कि 30,000 की उसकी सेल प्राइस होगी, एस्टिमेटेड सेल प्राइस, माइनस 2,000 आप खर्चा करेंगे डिलीवरी कॉस्ट अपनी फैक्ट्री से उठा के उस डीलर की दुकान तक पहुंचाने का, क्योंकि कस्टमर आपकी फैक्ट्री से नहीं खरीदने आएगा, डीलर की शॉप से खरीदेगा, ठीक है। तो अब क्या हुआ, नेट में आपके अकाउंट में कितने? 28,000 रुपये आएंगे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, मतलब वो 30,000 का बिकेगा, तो 2,000 तो आपकी वही कॉस्ट है ना डिलीवरी की, 28,000। अब क्या हुआ कि आपकी बुक्स में वो 35,000 का आ रहा है, उसमें 35,000 खर्चा है, तो 28 और 35 में लोअर ऑफ क्या है? 28,000, ठीक है। तो इस केस में आप क्या करेंगे, उस 35,000 में से माइनस करेंगे 35,000, माइनस उसमें से 7,000, जो है आप उसको 28,000 पे लेके आएंगे, अपनी किताबों में 28 पे रिकॉर्ड करेंगे, जो 7,000 है उसको आप लॉस बुक करेंगे, इन्वेंट्री लॉस रिटर्न ऑफ के नाम से आप उसको बुक करेंगे, ठीक है, ये एनआरवी लॉस के नाम से बुक कर रहे होंगे। ऑडिटर्स जब ऑडिट करने जाते हैं ना, तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो प्रोसीजर होता है वो क्लाइंट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे लगा रहे होते हैं कि वो कहते हैं कि आपकी बुक्स में जो इन्वेंट्री आ रही है उसकी कॉस्ट इतनी है, लेकिन मार्केट में उसकी एनआरवी जो है ना वो इतनी है, तो लिहाजा इसको इतने से राइट ऑफ करें, सैंपल बेस पे वो चेक कर रहे होते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है ऑडिट का, और एक इम्पोर्टेंट प्रोसीजर भी होता है ऑडिट का। होपफुली आप इसको समझ गए होंगे कि एनआरवी हम किस तरह से रिकॉर्ड करने। तो आपने लो रो पे रिकॉर्ड करना होता है, ठीक है। तो ये कॉस्ट का फार्मूला है जी। आपको पता होगा कि जो नॉन इंटरचेंजेबल आइटम्स होते हैं, लेट्स सपोज आपकी एक शॉप है, ठीक है, उसमें एसी है और उसमें रेफ है, ठीक है, उसमें एसी है, रेफ है, उसमें इस तरह की चीजें हैं, ठीक है। तो आप क्या कर रहे होंगे, अब एसी और रेफ दो डिफरेंट चीजें हैं, ठीक है, मतलब ये नॉन इंटरचेंजेबल हैं।
आपस में मिक्स नहीं हो सकते। एसी अलग पड़ा नजर आता है, रेफ अलग है, हर किसी को पता है दो डिफरेंट है। तो इस केस में आप उनकी कॉस्टिंग भी डिफरेंट कर सकते हैं, मतलब एक पे फाइफो लगा लें, एक पे वेटेड एवरेज कॉस्ट लगा लें, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा हो जैसे कि पेट्रोल है, अब देखें पेट्रोल है, एक कंपनी है, शेल है, मतलब कोई भी पेट्रोल पंप है, उसने जो पेट्रोल खरीदा हुआ है उसमें आके अगर और पेट्रोल डल जाता है तो वो मिक्स हो जाता है, ये पता नहीं चलता कि ये पहले वाला पेट्रोल जो था वो कितना रह गया है, कितना है इसमें, पुराना कितना है, नया कितना है, वो सारा मिक्स हो गया, मतलब नो इंटरचेंजेबल आइटम जिन्हें कहते हैं, ठीक है। तो इस केस में आपको कोई एक मेथड लगाना होता है उस सारे आइटम के लिए, या फाइफो लगा लें या वेटेड एवरेज लगा लें। इस केस में आप अलग अलग मेथड नहीं लगा सकते, क्योंकि आपके जो इन्वेंट्री है, जो आप जो चीज सेल कर रहे हैं, उसकी नेचर ही ऐसी है कि आप उसको सेग्रीगेट ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस केस में आपको फिर जो है प्रैक्टिकली देखते हुए फाइफो या वेटेड एवरेज मेथड लगाना पड़ता है, ठीक है। फाइफो क्या होता है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब आपने जो चीज पहले आई, ठीक है, उसकी उसको पहले सेल करें, ज्यूम करेंगे हम, ठीक है। फिर जो लास्ट में आई फिर उसको, ठीक है। वेटेड एवरेज क्या है कि आपने, आपकी जैसे ही कोई नई चीज आई तो रेट अपडेट हुआ, और उसके बाद जो सब्सिक्वेंट सेल हुई वो रिसेंटली कैलकुलेटेड रेट पे हुई, ठीक है। तो ये वेटेड एवरेज है। लाइफो जो है ये आईफरएस प्रोहिबिट करते हैं इसको। वो कहते हैं कि जी गैप्स वगैरह जो है ना उसमें बेशक यूज करें लाइफो को, मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है, कि जो चीज सबसे बाद में आई है ना आप उसको पहले बेचें, अज्यूम करें। तो ये लाइफो है, ये यूएस गैप्स में होता है। वो बेसिकली ये यूएस गैप इसलिए थोड़ा इसको इनकरेज करते हैं क्योंकि अमेरिका एक बड़ी डेवलप्ड नेशन है, ठीक है। तो वो कहते हैं कि जो चीज नई आती है ना, जो एडवांसमेंट होती है वो पहले सेल हो जाती है, पुरानी जो है तो वो खराब होगी या मतलब आउटडेट होगी, इसलिए वो लाइफो को जो है ना वो प्रेफर कर रहे होते हैं। लेकिन स्टैंडर्ड्स में, अकाउंटिंग के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो इस पे ही 5-4 वेटेड एवरेज पे ही चलते हैं, ठीक है। उसके बाद ये मेजरमेंट की कुछ टेक्निक है, स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड है और रिटेल मेथड। स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड ये होता है कि आपने लेट्स सपोज रेफ बनाना है, रेफ्रिजरेटर या एसी बनाना है, ठीक है। तो उस केस में आप ना, आपका तजुर्बा हो गया है, आपको पता चल गया है कि एक एसी इसी मॉडल का बनाने में मुझे इतना खर्चा आता है, ठीक है। तो आपने स्टैंडर्ड एक कॉस्ट सेट कर दी कि मेरी रॉ मटेरियल कितनी कॉस्ट आएगी, लेबर कितनी आएगी, ओवरहेड कितनी आएगी, ठीक है। आपने अज्यूम कर लिया कि ये मैं एक मॉडल का एसी बनाऊंगा, ठीक है, ठीक है। लेट्स सपोज मैंने मार्वल बनाना है, ठीक है, एक मॉडल का नाम है, उसमें मेरे 35,000 का खर्चा आएगा। अब आपने अपनी बुक्स में 35,000 के हिसाब से चलना है उसको लेके, आखिर में आपने क्या करना है, उसको एक्चुअल कॉस्ट से कंपेयर कर लेना है। तो आपने ओवरहेड की या उसकी सॉरी बजटेड कॉस्ट की या स्टैंडर्ड कॉस्ट की और एक्चुअल कॉस्ट की वेरिएंस निकाल लेनी है, उसको प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज करवा लेना है। ये होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड। दूसरा होता है रिटेल मेथड। रिटेल मेथड वहां इस्तेमाल होता है उन इंडस्ट्रीज में जहां पे रैपिडली चेंजेस आ रही हों, या आइटम्स जो है ना वो डिफरेंट नेचर के छोटे छोटे आइटम्स हों, जैसे कि रिटेल शॉप होती हैं, ठीक है, रिटेलर्स की दुकानें होती हैं, उसमें ना डिफरेंट नेचर का माल पड़ा होता है, आप उसको अलग अलग एक एक पे डिफरेंट कॉस्टिंग लगाएंगे तो आपको समझ नहीं आएगी, पता नहीं चलेगा। तो इस केस में क्या होता है कि आप ये देख लें कि उसकी कॉस्ट कितनी है। लेट्स सपोज एक सुपर का डब्बा है, वो मैंने 400 का परचेज किया, और मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि मैं इसको 450 का बेच दूंगा। तो अब आप उसकी जो है ना कॉस्ट है वो अपने मार्जिन के हिसाब से ले लें, ठीक है। ये रिटेल मेथड हम कह रहे होते हैं इसको। आपने IS 2 इन्वेंट्री के हिसाब से जस्ट यही ज़हन में रखना है कि इन्वेंट्री उनकी डेफिनेशन क्या है, ठीक है। जो चीज़ हम सेल करने के लिए लें या प्रोडक्शन में यूज करें और उस चीज़ को सेल करें, जैसे कि हमारा रॉ मटेरियल हो गया, ठीक है। फॉर्मूलाज कॉस्ट के क्या हैं, नॉन इंटरचेंजेबल आइटम के लिए आप डिफरेंट यूज कर सकते हैं, मतलब फाइफो भी, वेटेड एवरेज भी। और अगर इंटरचेंजेबल आइटम्स हो, मतलब सेम नेचर के आइटम हो, जैसे पेट्रोल हो गया, ठीक है, या कोई भी ऐसी चीज इसको इंटरचेंजेबली हो जाता है जैसे वो, ठीक है। तो उस केस में फिर आप फाइफो या वेटेड एवरेज में से एक यूज कर रहे होते हैं। और एनआरवी मैंने आपको बड़ी डिटेल से बताई है। एनआरवी क्या है, बेसिकली इज द एस्टिमेटेड सब्सिक्वेंट सेलिंग प्राइस इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ठीक है। सब्सिक्वेंट, अक्सर जो ऑडिटर्स ऑडिट करने जाते हैं ना तो वो कहते हैं कि ठीक है आप हमें जुलाई का सेल रजिस्टर दें। लेट्स वो 30 जून का ऑडिट करने आए ना, 30 जून 25 का, और लेकिन वो आपसे ना जुलाई 25 की जो है ना सेल इनवॉइसेस मांग रहे होंगे। आप कहेंगे यार आपका तो पीरियड ही नहीं है, आपका तो पीरियड है जून 25 तक, आप क्यों मांग रहे हैं। तो वो कहेंगे कि यार हमने ना आपको नेट रिलायजेबल वैल्यू वैल्यू मतलब NRV टेस्टिंग करनी है, इसलिए हम आपसे मांग रहे हैं, तो आपको उनको देना पड़ेगा।
जिससे वो सब्सिक्वेंट सेल प्राइस देख लेते हैं, फिर वो देखते हैं कि अच्छा आपकी किताबों में इस आइटम की कॉस्ट इतनी है और सब्सिक्वेंट उसमें इतना कैपेसिटी है कि इतने की सेल हो जाएगी। अगर सेल प्राइस ज्यादा हो तो वो आपकी बुक्स में उस आइटम की कॉस्ट उतनी ही रहने देते हैं, मतलब लोअर ऑफ पे रहने देते हैं, वरना वो एनआरबी लॉस रिकॉर्ड करवाते हैं आपसे। उसके बाद जी ये प्रेजेंटेशन की कुछ चीजें आ गई कि हम इनको इन्वेंटरीज को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं, डिस्क्लोज्ड इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अंडर द हेड करंट एसेट्स, ठीक है। एंड अ प्रॉपर बाइफरकेशन इन द नोट्स कि रॉ मटेरियल कितना है, डब्ल्यूआईपी कितना है और फिनिश गुड कितना है। अकाउंटिंग पॉलिसीज देते हैं, हम डिस्क्लोज करते हैं, मतलब ये फाइफो बेस पे है या किस बेस पे हम इसको इन्वेंटरी को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। और इफ द स्टॉक इज सब्जेक्ट टू प्लेज, अगर कोई स्टॉक आपने, मतलब आपका जो स्टॉक होता है उस पर कोई फाइनेंसिंग ली हुई होती है, अक्सर कंपनियां क्या करती हैं, जो स्टॉक बना के रखा होता है ना, वो बाद में सेल होना होता है, लेकिन उन्हें पैसों की जरूरत होती है, तो वो क्या करती हैं, बैंक से बोरोइंग ले लेती हैं और उस स्टॉक पे प्लेज क्रिएट करवा लेती हैं, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, आपने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज भी करना होगा कि इतनी इन्वेंट्री जो है ना वो बैंक के नाम पे प्लेज है, उसके अगेंस्ट मैंने फाइनेंसिंग ली हुई है, ठीक है। मतलब देखें ना, बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का मकसद है ही क्या, कि यूजर्स को टाइमली इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करना और एक्यूरेटली रिपोर्ट करना, ठीक है। आपने अपनी अकाउंट्स में 10 अरब की इन्वेंट्री तो शो कर दी है कि मेरे पास माल पड़ा हुआ है, और लेकिन आपने ये नहीं बताया कि इस 10 में से 8 अरब पे तो मैंने लोन भी लिया हुआ है, कल को अगर मैं लोन वापस ना कर सका तो बैंक ले जाएगा ये तो मेरा माल, ठीक है। तो आपने सारी चीजें डिस्क्लोज करनी होती है ये चीज, ठीक है। तो ये इन्वेंट्री थी। जैसे अगर हम बेस्ट वे में इस IS2 की एप्लीकेशन देखें तो आते हैं करंट एसेट्स में, देखें करंट एसेट में ये स्टॉक इन ट्रेड के नाम से आती है अकाउंट्स में ये चीज, ठीक है। स्टॉक इन ट्रेड ये वाली चीज इन्वेंट्रीज, ठीक है। और 22वां नोट है इसका, अब देखें 1.9 बिलियन की इनके पास इन्वेंट्री है, ठीक है। सीमेंट ही होगी, मोस्टली सीमेंट होगी, सीमेंट से रिलेटेड रॉ मटेरियल। अगर हम इसके नोट में जाते हैं 22 नंबर पे तो देख लेते हैं क्या चीज है इसमें। साथ साथ मैं आपको ना बता भी रहा हूँ कि आपने अकाउंट्स किस तरह से देखने हैं। होपफुली आप लोगों का हो सकता है कि इस पहले भी तजुर्बा हो, साथ साथ जो है ना फिर हम इसको और बेहतर अंदाज से देख लेते हैं। इस दौरान आपका कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है जी। ये नोट नंबर 22 आ गया, ठीक है। 1.9 की उधर इन्वेंट्री आ रही थी ना हमारे पास, 21वां नोट किया जिसमें देखें आ गया रॉ एंड पैकिंग मटेरियल है 1.1 अरब का, ठीक है। वर्क इन प्रोसेस है 3.4 बिलियन का, फिनिश गुड्स है 1.1 बिलियन की, और प्रोविजन फॉर स्लो मूविंग स्टॉक है 28 मिलियन का, ठीक है। ये ऐसे होता है कि अब देखिए ना, सीमेंट जो सारी पड़ी है उसमें से कोई खराब होगी या पहले की पड़ी है, या वो मार्केट में सेल नहीं हो रही, स्लो मूविंग स्टॉक है, तो इस केस में ऑडिटर्स आपसे क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि यार इतना ज्यादा स्टॉक दिखाया दिखाया तो है आपने, ठीक है, लेकिन ये भी तो देखें ना, कुछ स्टॉक आपका बिक ही नहीं रहा, वो बड़ा स्लो मूविंग है, तो लिहाजा उस पर प्रोविजन चार्ज करें कि फ्यूचर में ये जब सेल होगा ना, तो जितने अकाउंट्स में इसकी कॉस्ट आ रही है इतने का नहीं होगा बल्कि कम का सेल होगा, तो लिहाजा आप इसको अभी से चार्ज करें। अक्रूवल कॉन्सेप्ट यही कहता है ना, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, कि आप लॉस को पहले ही रिकॉर्ड कर लें होने से पहले, जब आपको फोर्सिएबल हो जाए, ठीक है। तो ये देखें इन्वेंट्री है, ठीक है, और उससे रिलेटेड इसकी प्रेजेंटेशन अकाउंट्स में अंडर द हेड करंट एसेट्स, ठीक है। तो ये जी स्टैंडर्ड था IS2। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन प्लीज लेट मी नो।